दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंचा। माँ, क्या बनाया है? ओफ, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में। खाने में दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठकर नहाने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई घर में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सोहन ने भरपेट खाना खाया और वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अरे अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। हे भगवान, अभी 1 ही घंटे तो हुए तू सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है कि तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, अभी मैं तैयार कर रही हूँ। ये सुनकर सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है कितनी धूप है? मैं पहले एक बार खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहते ही सोहन तेजी से अपने कमरे की तरफ जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पहुंची अपने पति के पास। उनके पति कबीरदास बहुत मेहनत से खेत को जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते, फिर काम करना। अरे, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ में खाना भेज देती। क्या बोलूं जी मैं आपको, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सोता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाता था और सोता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में घुस न जाए और कोई हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा। लेकिन पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता चला तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिता मेरा क्या हाल करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे उठा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत पहुंच जाता है। वहां जाकर वह चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये सब महसूस करता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहता है। कुछ ही देर के बाद सूरज उगने लगता है। यह देखकर सोहन बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि ये सब उन्होंने पहली बार देखा, क्योंकि वो तो 12 बजे सोने वाला प्राणी था। फिर कुछ देर बाद सभी गांव वाले आ जाते खेत में काम करने के लिए। सब अपने अपने खेत पर काम कर ही रहे थे। तभी सोहन एक्चुअली पेड़ के नीचे बैठा था। तो सोहन के पास जो पास पड़ोसी वाला जो खेत था, उस खेत से एक काका आते हैं जिनका नाम था माघो काका आते हैं। अरे सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले।
हाँ, लेकिन काका मुझे तो पता ही नहीं, ये सब पिताजी ने मुझे कभी नहीं सिखाया, पानी कैसे काटते हैं खेत में। अरे बेटा, कभी पिताजी के साथ खेत आया कर तो तुझे पता चलेगा। माघो काका ने अपने बेटे को बुलाकर सोहन के खेत की ओर पानी को कर दिया। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे बहुत तेज नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माघो काका दौड़ते हुए आए। अरे नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारा फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत में पानी लबालब भरा हुआ था। माघो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। ये माँ, काका अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। अब सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को खूब डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कालिदास वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने फिर सारी बातें बता दी। तब कालिदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे मुझे पीट लीजिए, पर पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चलते हैं, वही बातें करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह कमरे में जाकर रोने लगा। सुनो जी, क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। फिर कालिदास ने सोहन को बुलाया और कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था जो हो गया, पर अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी पड़ेगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिताजी के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। अब सोहन अपने आलस्य को त्याग कर एक मेहनती इंसान बन चुका था। और हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें बिल्कुल आलस्य नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपना हर काम करना चाहिए। और आजकल के बच्चे मोबाइल के चक्कर में तो आधे से ज़्यादा आलस हो गए हैं। तो अपने काम पे ध्यान दो और मोबाइल पे कम ध्यान दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल अच्छी बात है नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन नहीं बाकी अभी के सभी तो टिकटॉक तो गया, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में ही पड़े रहते हैं। तो ये सब को भी हटाओ, ये भी एक आलस का रीज़न बनता है।